हेलो बच्चों, कैसे हो। परिवहन और संचार के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रस्तावना, परिवहन का अर्थ एवं परिभाषा, परिवहन के साधन के अंतर्गत स्थल परिवहन और स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन के बारे में अध्ययन कर लिए थे। आज इस वीडियो के अंतर्गत पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन तथा वायु परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। रेल परिवहन 2020 के अनुसार भारतीय रेल एशिया की दूसरी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। 2020 के अनुसार या आंकड़ा के अनुसार यह देखा गया कि भारत की जो रेल प्रणाली है वह एशिया महाद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली, जबकि विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। भारत में कुल रेलवे जाल की लंबाई जो है वह 64,600 किलोमीटर है। भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो है वह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाया गया था, जिसमें पहला ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। अर्थात भारत में पहला ट्रेन जो था वह सन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने में, महाराष्ट्र में मुंबई से थाने के बीच मात्र 34 किलोमीटर तक चलाई गई, जिसमें पहला ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत 1925 ईस्वी में मुंबई से कुर्ला के बीच चली। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चली, वह भाप इंजन था। जबकि सन 1925 ईस्वी में भारत की प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेनें चली जो मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई। भारतीय रेल वर्तमान में 19 मंडल या 19 जोनों में विभाजित है, जिसमें सबसे छोटा रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन, जबकि सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे नई दिल्ली है। अर्थात भारत की जो रेल प्रणाली है, चूंकि भारत की रेल प्रणाली विश्व की चौथी और एशिया में दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है, तो रेल प्रणाली को या रेलवे को देख रेख करने के लिए इसे कई मंडलों में विभाजित किया गया है। तो भारत में कुल मिलाकर के 19 मंडल या 19 जोनों में विभाजित किया गया है, या भारतीय रेल को वर्तमान रूप से 19 मंडल या 19 जोनों में विभाजित किया गया। इस मानचित्र के आधार पर भारत के कुल मिलाकर 19 रेलवे जोन को दिखाया गया है, जिसमें उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल, जबकि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट, जबकि मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता और दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कलकत्ता है। इस प्रकार से याद करने वाली चीज है कि भारत का सबसे उत्तरी रेलवे जोन अर्थात उत्तर रेलवे जोन जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। सबसे दक्षिणतम रेलवे जोन दक्षिण रेलवे जोन जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अर्थात कोलकाता में। जबकि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट, जबकि उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा सन 1984 में दमदम से टालीगंज तक चलाया गया, पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वप्रथम भूमिगत रेल सेवा जो है वह सन 1984 में पश्चिम बंगाल के दमदम स्थान से टालीगंज तक चलाया गया। कोंकण रेलवे परियोजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जोड़ा गया, जिसमें कोंकण रेलवे के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक 3 राज्यों को
जोड़ा गया, जिसका निर्माण 1998 में किया गया। कोंकण रेलवे के अंतर्गत पश्चिमी समुद्र तटीय राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक 3 राज्यों को जोड़ा गया, जिसका निर्माण सन 1998 में किया गया। रेल परिवहन से लाभ। रेल के द्वारा या रेल परिवहन के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का परिवहन रेल परिवहन कहलाता है। रेल परिवहन के द्वारा व्यक्तियों को आवागमन के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी गई है। विभिन्न कारणों से यह उपयुक्त साधन माना जाता है। लंबी दूरी तक यात्रियों एवं वस्तुओं का परिवहन का सस्ता एवं सबसे उपयुक्त साधन है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेल परिवहन जो है वह लंबी दूरी तय करने के लिए या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। रेल परिवहन द्वारा भारी मशीन तथा कच्चे माल का परिवहन किया जाता है। अधिकतर अस्थल परिवहन के माध्यम से स्थूलकाय सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन रेल परिवहन है। जबकि भारी सामग्री को एक देश से दूसरे देश तक, अगर बीच में अगर महासागर है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है जल मार्ग। तो रेल परिवहन द्वारा भारी तथा कच्चे माल का परिवहन किया जाता है। हम देखते हैं कि सबसे अधिक जो कच्चा माल होता है, किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल होता है, उन सभी कच्चा माल का परिवहन जो होता है वह रेलवे परिवहन के द्वारा या रेल परिवहन के द्वारा किया जाता है। सुविधा है तो यात्रियों के लिए वातावरण का अनुकूल डिब्बे होते हैं और रात में सोने के लिए बर्थ की व्यवस्था होती है। रेल परिवहन के अंतर्गत अलग अलग कैंटरों की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था होती है, अलग अलग बर्थ की व्यवस्था होती है। इस परिवहन में तरल तथा गैसीय पदार्थ का परिवहन के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई है। अर्थात रेल परिवहन के अंतर्गत तरल एवं गैसीय पदार्थों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के टैंकरों की व्यवस्था भी किया गया है। तो जिस प्रकार से इस परिवहन से अत्यधिक लाभ है तो कुछ हानियां भी है। जैसे मौसम खराब होता है उस समय रेल परिवहन पूर्णतः बाधित होता है, या लगभग अधिकांशतः ट्रेनें जो है वह समय से लेट चलती है, समय से लेट चलती है। इसके बाद है पाइपलाइन परिवहन। द्रवित पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक का जो परिवहन है उसे पाइपलाइन परिवहन के द्वारा किया जाता है। अर्थात द्रवित तथा गैसीय पदार्थ का पाइप के माध्यम से परिवहन पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। अर्थात द्रवित पदार्थ जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, दूध इत्यादि का पाइप के माध्यम से जो परिवहन होता है इसे पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। पाइपलाइन परिवहन में सामग्री को उतारने और लादने की झंझट नहीं होती है। पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लादने और उतारने की झंझट नहीं होती है। उबड़ खाबड़ तथा दुर्गम स्थानों पर भी पाइपलाइन आसानी से बनाना संभव है। अर्थात वैसे स्थान जो दुर्गम स्थान हो वहां पर पाइप बिछा करके आसानी से पाइपलाइन परिवहन स्थापित किया जा सकता है। इस परिवहन में समय तथा ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि सड़क परिवहन के माध्यम से ट्रैफिक की समस्याएं होती है। सड़क परिवहन के माध्यम से ट्रैफिक की समस्या होती है और उसके लिए अत्यधिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है और ईंधन के जलने के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित होता है। लेकिन इस परिवहन से समय तथा ऊर्जा दोनों की बचत होती है। पाइपलाइन परिवहन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। अर्थात यह एक पर्यावरण मैत्रीपूर्ण परिवहन है जिसमें पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। देश में पाइपलाइन परिवहन का मुख्य जाल। हमारे देश में द्रवित तथा प्राकृतिक गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बिहार के बरौनी शोधनशाला तक पाइपलाइन परिवहन बिछाया गया। अर्थात असम का तेल क्षेत्र नाहरकटिया से बिहार में उसका शुद्धिकरण, बिहार में बरौनी शोधनशाला तक पहला पाइपलाइन परिवहन बिछाया गया। यह पाइपलाइन परिवहन जो है असम के गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद होते हुए कानपुर तक जाती है। अर्थात भारत का जो पहला पाइपलाइन परिवहन अर्थात पाइप बिछा करके और द्रवित पदार्थ एवं प्राकृतिक गैसों का जो परिवहन किया गया वह सर्वप्रथम असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से
बिहार के बरौनी तक किया गया है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर अर्थात एसवीजे पाइपलाइन परियोजना, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परिवहन, यह भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन परिवहन है। यह जो है एचवीजे वह भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन परिवहन है जो गुजरात के हजीरा से मध्य प्रदेश के विजयपुर होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती है। अर्थात यह पाइपलाइन परिवहन 3 राज्यों में है, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिछाई गई है। गुजरात का जामनगर, उत्तर प्रदेश का लोनी एलपीजी पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अर्थात गुजरात का जामनगर तथा उत्तर प्रदेश का लोनी एलपीजी पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। जल परिवहन, जल परिवहन अर्थात समुद्रों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से और नहरों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों तथा वस्तुओं का जो आवागमन है उसे जल परिवहन कहलाता है। अर्थात जल मार्ग के द्वारा व्यक्ति तथा वस्तुओं का आवागमन या परिवहन या ढोने की सेवा या सुविधा जल परिवहन कहलाता है। वर्तमान में देश का लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा नौकागम्य आंतरिक जलमार्ग है। आंतरिक जलमार्ग अर्थात किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत नदी, नहर और तालाब के माध्यम से व्यक्तियों तथा वस्तुओं का आवागमन या विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को ले जाने की जो सेवा या सुविधा है उसे आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। अर्थात यह मुख्य रूप से नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से और तालाबों के माध्यम से होता है। तो भारत में कुल मिलाकर 14,500 किलोमीटर लंबा नौकागम्य आंतरिक जलमार्ग है, परंतु मात्र 585 किलोमीटर मार्ग ही तय किया जाता है। कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अधिकतर प्रायद्वीपीय पठार में बहुत से ऐसी नदियां हैं जहां में पानी या जल स्तर कम होता है। हिमालय की जितनी भी नदियां अत्यधिक ऊंचे वाले स्थान से जब नीचे आती है तो उनकी धारा इतनी तीव्र होती है कि उन सभी जगहों पर विशेष रूप से जल परिवहन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ कहता है कि वर्तमान में देश का लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा नौकागम्य आंतरिक जलमार्ग है, परंतु मात्र 585 किलोमीटर मार्ग तय किया जाता है। भारत में कुल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन का योगदान मात्र 1% है। अर्थात भारत में जितना भी परिवहन होता है, चाहे वह सड़क परिवहन हो, चाहे जल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, तो जितना भी परिवहन होता है उन सभी परिवहन में मात्र 1% आंतरिक जल परिवहन का योगदान है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना सन 1986 ईस्वी में किया गया, जिसका मुख्यालय नोएडा में है। कहता है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना अर्थात किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत नदियों, नहर, तालाबों के माध्यम से जो आवागमन है उसके लिए भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग की प्राधिकरण की स्थापना किया गया सन 1986 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय है नोएडा। इसका मुख्य काम है जल मार्ग को विकसित करना। भारत में कुल मिलाकर के 5 राष्ट्रीय जल मार्ग है, जैसे विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसी प्रकार से भारत में कुल मिला के 5 राष्ट्रीय जल मार्ग है। जिसमें पहला है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जो है वह गंगा नदी में है, हल्दिया से इलाहाबाद तक, या इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से कलकत्ता के हल्दिया तक में, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है जो गंगा नदी में है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी में है, सदिया से धुबरी एक स्थान है असम का, सदिया से धुबरी, की लंबाई 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई 891 किलोमीटर, यह सदिया से धुबरी को जोड़ता है, किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है वह कोट्टापुरम से कोल्लम तक, यह केरल में है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है वह काकीनाडा और पुडुचेरी नहर के साथ गोदावरी कृष्णा नदी को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 1078 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 माताई नदी, महानदी डेल्टा, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 588 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसकी स्थापना सन 1986 में किया गया था, जिसका मुख्यालय नोएडा है, उसके द्वारा कुल मिलाकर के 5 राष्ट्रीय जलमार्ग की स्थापना किया गया या विकसित किया गया। इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वह इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी में, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी असम में है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है वह कोटापुरम से कोल्लम तक, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो काकीनाडा और पुडुचेरी नहर के साथ गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 1078 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 जो है वह माताई नदी, महानदी डेल्टा, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तट नहर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी लंबाई 588 किलोमीटर है। इस मानचित्र में राष्ट्रीय जलमार्ग को दिखाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वह गंगा नदी में है, वह इलाहाबाद से होते हुए कलकत्ता को जोड़ता है, जिसकी लंबाई जो है वह 1620 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी में ये सदिया से धुबरी को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केरल के सहारे कोट्टापुरम से कोल्लम को जोड़ता है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है वह तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश से अर्थात काकीनाडा से पुडुचेरी को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 जो है वह महानदी, ब्राह्मणी नदी, यहाँ पर ब्राह्मणी नदी है और महानदी है, इनके डेल्टाओं के साथ साथ पूर्वी तट नहर के साथ जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। तो इस प्रकार से इस मानचित्र के आधार पर भारत सरकार के द्वारा या राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा स्थापित विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय जलमार्ग को दिखाया गया है। इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वह गंगा नदी में, जो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वह असम में ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से लेकर के धुबरी तक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या यह केरल राज्य में कोट्टापुरम से कोल्लम को जोड़ता है। यहाँ पर हो जाएगा गोदावरी नदी और यहाँ हो गया कृष्णा नदी। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा के साथ साथ काकीनाडा से पुडुचेरी को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 जो है वह ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, महानदी, इन सभी के डेल्टाओं के साथ साथ पूर्वी तटीय नहर को जोड़ता है। देश के 7516 किलोमीटर समुद्र तट रेखा पर 13 बड़े बंदरगाह तथा 185 छोटे बंदरगाह हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तटीय सीमा है द्वीपों सहित कुल मिलाकर 7516 है। ये समुद्र तटीय राज्य पर विभिन्न बंदरगाह हैं, पोताश्रय हैं, पतन है, जिनके आधार पर विदेशों से सामग्री आयात किया जाता है और निर्यात किया जाता है। तो तटीय राज्य पर कुल मिलाकर के 13 बड़े बड़े बंदरगाह तथा 185 छोटे छोटे बंदरगाह है। गुजरात का कांडला पतन है, जिसे अन्य नाम दीनदयाल पतन भी है। गुजरात में एक पतन है जिसका नाम है कांडला पतन, जिसका अन्य नाम दीनदयाल पतन है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन
मुंबई है, जबकि कृत्रिम पतन विशाखापत्तनम है। अर्थात भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन मुंबई, और जबकि कृत्रिम सबसे बड़ा पतन जो है वह विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, जबकि मुंबई महाराष्ट्र में है। इस मानचित्र में भारत के प्रमुख बंदरगाह को दिखाया गया है। कुछ बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है और कुछ बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। बोझ को हल्का करने के लिए कृत्रिम बंदरगाह की स्थापना किया गया है। गुजरात राज्य में कांडला, कांडला जो पतन है, यह बंदरगाह जो है एक प्रकार का ज्वारीय पतन है। अर्थात जहां पर समुद्री जहाज या जल जहाज रुकते हैं उसे बंदरगाह या पतन कहते हैं। तो कांडला जो है वह गुजरात का एक प्रकार का ज्वारीय पतन है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह या पतन जो है मुंबई है। राष्ट्र में ही नाहवा सेवा अन्य बंदरगाह का निर्माण किया गया जो कृत्रिम बंदरगाह है। गोवा का प्रमुख बंदरगाह मर्मागोआ या मर्मगोआ जो है वह गोवा का प्रमुख बंदरगाह है। न्यू मंगलोर कर्नाटक का बंदरगाह है। कोची केरल का बंदरगाह है। उसी प्रकार से तूतीकोरिन चेन्नई और एन्नोर, यह 3 प्रमुख बंदरगाह तमिलनाडु के हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह तथा कृत्रिम रूप से सबसे विस्तृत और गहरा बंदरगाह है। पारादीप उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह है, जबकि कोलकाता और हल्दिया पश्चिम बंगाल के प्रमुख बंदरगाह है। तो इस प्रकार से इस मानचित्र के आधार पर मुख्य रूप से भारत के प्रमुख बंदरगाह को दिखाया गया, जैसे गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई नाहवा सेवा, गोवा में मर्मगोआ, कर्नाटक में न्यू मंगलोर, केरल में कोची तथा तमिलनाडु में तूतीकोरिन चेन्नई एन्नोर, और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, उड़ीसा में पारादीप तथा पश्चिम बंगाल में हल्दिया और कोलकाता। जल परिवहन से लाभ। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। जितने भी परिवहन है उन सभी परिवहनों में जल परिवहन जो सबसे सस्ता परिवहन है। इसमें किसी भी ट्रैफिक जाम या दुर्घटना की समस्या नहीं होती है या नहीं के बराबर होती है। यह पर्यावरण अनुकूल परिवहन है, अर्थात इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है, अर्थात पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचता है। इस परिवहन के माध्यम से विश्व का सबसे अधिक परिवहन होता है। विश्व का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे अधिक व्यापार जो है वह जल परिवहन के माध्यम से होता है। इस परिवहन में ऊर्जा की लागत कम तथा जनसंख्या का विस्थापन की समस्या नहीं होती है। अर्थात मुख्य रूप से जब सड़क परिवहन के फलस्वरूप सड़क का निर्माण किया जाता है, तो जब सड़क का चौड़ीकरण किया जाता है तो बहुत से लोगों को घर से बेघर होना पड़ता है, उनको एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, परंतु इस परिवहन के माध्यम से नई लोगों का विस्थापन होना पड़ता है। भारत में सबसे अधिक विदेशी व्यापार जो है वह जल परिवहन के द्वारा होता है। वायु परिवहन अर्थात वायु मार्ग के द्वारा हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से इत्यादि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों तथा वस्तुओं का जो आवागमन है वायु परिवहन कहलाता है। अर्थात वायु परिवहन वायु मार्ग के द्वारा व्यक्तियों तथा वस्तुओं का आवागमन है। वायु परिवहन जो है वह परिवहन का तीव्रतम साधन है, सबसे तीव्रतम साधन। या वायु परिवहन जो है जितने भी परिवहन है उन सभी परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है, परंतु यह अत्यंत महंगा है। जितने भी साधन है, जितने भी परिवहन है, उन सभी परिवहन में सबसे महंगा परिवहन वायु परिवहन है। हल्की तथा कीमती सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन वायु परिवहन कहलाता है, वायु परिवहन है। अर्थात हल्की तथा कीमती सामग्री के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन वायु परिवहन है। प्रकृति आपदा वाले क्षेत्र भोजन सामग्री तथा चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को पहुंचाने हेतु यह परिवहन सबसे उपयुक्त साधन है। युद्ध के समय सबसे अधिक वायु परिवहन उपयुक्त माना जाता है। अर्थात जब दो देशों के बीच
युद्ध होता है तो उस समय सबसे उपयुक्त साधन वायु परिवहन माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम जो वायु परिवहन की शुरुआत सन 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच किया गया है। अर्थात भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन का प्रारंभ जो है वह 1911 ईस्वी में किया गया और यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नैनी के बीच किया गया। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 ईस्वी में किया। अर्थात भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रारंभ हुआ, जबकि उसका राष्ट्रीयकरण सन 1953 ईस्वी में हुआ। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 35 है। भारत में वायु परिवहन का प्रबंध जो है वह एयर इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारत के मानचित्र में भारत के प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनको दिखाया गया है। आप एक कॉपी में जो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और कहाँ है उनका नाम और उनका स्थान बढ़िया से लिख लेंगे, ठीक से लिख लेंगे और उसको याद करेंगे। जैसे शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब के अमृतसर में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह गुजरात के अहमदाबाद में है। उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के मुंबई में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह ये तेलंगाना है। एक कोची है तेलंगाना राज्य में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में है। केरल में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहला कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कोझिकोड में है और तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो तिरुवनंतपुरम में है और कोचीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह कोचीन में है। अर्थात कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पटना में है और गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बिहार के गया में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है वह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है और असम में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम के गुवाहाटी में है जिसका नाम है गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तमिलनाडु में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, एक मीनाबगम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो चेन्नई में है और दूसरा तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। अब हम संचार के बारे में अध्ययन करेंगे। समाचार अथवा विचारों या सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषित करना या भेजना संचार कहलाता है। अर्थात संचार जो है समाचार तथा विचार या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना या संप्रेषित करना जो है वह संचार कहलाता है। डाक, तार, टेलीविजन और इंटरनेट जो है वह संचार के प्रमुख साधन है। अर्थात व्यक्तियों को, विचारों को, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए डाक का प्रयोग किया जाता है, तार का प्रयोग किया जाता है, टेलीविजन तथा इंटरनेट सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है। परिवहन तथा संचार दोनों तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। परिवहन और संचार में अंतर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न वस्तु तथा सवारियों को लाना या ले जाना परिवहन कहलाता है। अर्थात परिवहन में व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ढोया जाता है, जबकि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना जो है वो संचार कहलाता है। बस, रेल, वायु, जलयान परिवहन के प्रमुख साधन है, जबकि संचार के साधन डाक, तार, टेलीविजन और इंटरनेट है। परिवहन का मुख्यतः 3 साधन है, एक स्थल, जल और वायु। अर्थात परिवहन मुख्य रूप से 3 तरीके से किया जाता है, 3 साधनों से किया जा सकता है। एक स्थल द्वारा,
जल द्वारा और वायु द्वारा, जबकि संचार के साधनों को दो भागों में बांटा गया है। इसमें व्यक्तिगत संचार के साधन और सार्वजनिक संचार के साधन। व्यक्तिगत अर्थात निजी संचार के साधन और दूसरा सार्वजनिक संचार के साधन। प्राचीन समय में मनुष्य परिवहन हेतु पशुओं का प्रयोग करता था। प्राचीन समय में जो था वह मनुष्य जो था वह परिवहन के लिए पशुओं का प्रयोग करता था, जबकि सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पक्षी का प्रयोग करता था।